हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी बेंगलोर में रहते हैं, बहुत ही इनकलाबी मिजाज के राइटर, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनका चैनल बीच में बंद हुआ था, अब फिर से वो बहाल हो गया है। अब से पहले भी मैं कुछ बार बता चुका हूं, लेकिन जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए खास तौर पर अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन उनका यूट्यूब चैनल, उस पर आप उनकी ज्यादा से ज्यादा और वीडियो भी देख सकते हैं जिसको वो रेगुलर अपडेट करते हैं। उसके अलावा उनका टेलीग्राम चैनल, जिस पर कुछ वो वीडियो जो यूट्यूब को एतराज होता है वो वीडियो उस पर वो अपलोड करते हैं। तो आपको मैं ये दोनों URL लिंक आपको मैं शेयर करूंगा ताकि आप उनके जरिए सीधे पहुंच जाएं अमरीश मिश्रा जी से के चैनल तक और उसको आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अमरीश मिश्रा जी बहुत ही गहराई से जानकारी देते हैं और बहुत ही वेल अपडेटेड रहते हैं हर मिनट। अमरीश मिश्रा जी से जो आज हम बात करेंगे वो ये कि आखिर हमास ने वो कौन सा, एक तरह से कैसी वो ताकत आ गई जिसको समझा जा रहा था कि हमास कमजोर हो गया है, इजराइल ने दोबारा फिर से जंग शुरू कर दी और अब जो वो जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है उससे इजराइल काफी हद तक बौखलाया हुआ है। वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कुछ करे, उसकी ताकत कहां है, क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इजराइल के अंदर से बहुत टूटने की खबरें आ रही हैं। एक साहब ने तो एपिटाफ, जो कब्र के ऊपर लगता है पत्थर, वो एक बना करके फेसबुक पर शेयर भी कर लिया है। 1948 शुरुआत और 2027 खात्मा इजराइल का। वहां तक लोग सोचने और समझने लगे हैं क्या कुछ है। अमरीश मिश्रा जी से जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच में अमेरिका ईरान की बातचीत चल रही है, उससे भी कहते हैं कि इजराइल में और ज्यादा बेचैनी बढ़ रही है। क्या इजराइल का हाथ छोड़ देगा अमेरिका? क्या ईरान के साथ मामलात उसके तय होंगे? वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप बताइए कि अब जंग कहां खड़ी है? खबरें ये आ रही हैं कि हमास और इजराइल के बीच में जो जंगबंदी की बातें हैं वो कहीं नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही और उधर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत है। अंदर से बेचैनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, नेतन्याहू के मुखालिफिन की तादाद लगातार बढ़ रही है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त के हालात? देखिए, ये इस समय बहुत बहुत क्रूशियल पीरियड है क्योंकि ये अप्रैल हो गया है और जो नेतन्याहू ने सेकेंड ऑफेंसिव शुरू किया था 18 मार्च को, जो उसने सीजफायर तोड़ा था अपनी तरफ से, अब उसको करीब 40 दिन हो गए, 40 दिन के ऊपर हो गए। आज 30 अप्रैल है। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए, इजराइल जब रिव्यू कर रहा है उस पूरे दौर को जो अभी उसने सेकेंड ऑफेंसिव शुरू किया, और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो पहला एक जो 15 महीने लड़ाई चली, पहली 7 अक्टूबर से लेके जो रफली 19 जनवरी तक, 19 जनवरी को तो जो सीजफायर लागू हुआ, 7 अक्टूबर 2023 से 19 जनवरी 2025 तक जो लड़ाई चली, उसमें तो हमास की जीत मानी गई क्योंकि हमास ने वहां पर इजराइल को झुका दिया। और उसका जो असेसमेंट इजरायलीज ने किया, वो असेसमेंट ये किया कि हम लोगों ने अपनी फोर्सेस को बहुत ज्यादा एंगेज करने दिया, अंदर भेजा, ग्राउंड इन्वेजन की जो कोशिश की, और जो हमने जो अपने गोल सेट किए थे कि हमास को एलिमिनेट करना और होस्टेजेस को रिकवर करना, ये जो दो मेन थे वो हमारे नहीं हो पाए। अब उसके बाद ये एक नई स्ट्रेटजी आई कि फोर्सेस को अंदर मत भेजो, बम्बार्डमेंट करो, ब्लॉकेट करो, ह्यूमैनिटेरियन एड बिल्कुल मत घुसने दो किसी भी हाल में, और उसमें गाजा के लोगों को स्टार्व करो, ये करो, और फिर उनको बाहर पलायन करने के लिए इनकरेज करो। उसके लिए स्पेशल रिमॉन्ड सेंटर्स बनाए गए, उसकी बड़ी कोशिश होगी, उसमें भी बात करेंगे उनका क्या हुआ। लेकिन जो दूसरे फेज में इजराइल ने ये सोचा था कि हम कत्लेआम सिविलियंस का करेंगे, अपनी फोर्स को ज्यादा एंगेज नहीं करेंगे। लेकिन अब ज्यादा एंगेज नहीं करेंगे, यही मामला फंस गया कि उनकी फोर्स जो है बॉर्डर से कुछ तो दूर जाएगी ना। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने एक मोरैग एक्सिस साउथ गाजा में बना दिया है नया,
अब नेत्जरिम एक्सेस पहले नॉर्थ गाजा में बना था, जिसको वो छोड़ के इजरायली भागे थे, जो 19 जनवरी जो समझौता हुआ था उसके तुरंत बाद। फिर नेत्जरिम एक्सेस में फिर से उन्होंने कोशिश की, नेत्जरिम एक्सेस में ही बेत हनून है। अब बेत हनून का आप सोचिए, जो कमांडर था उसका नाम फैयाद, हसन फैयाद। अब हसन फैयाद जो है, उसको इन लोगों ने कह दिया था हमने मई 2024 में मार दिया था, लेकिन हसन फैयाद 20 जनवरी 2025 को प्रिजनर एक्सचेंज के समय बाहर आ गया और पूरी दुनिया ने उसको देखा। अब वही हसन फैयाद, सोचिए आप, ये मतलब अजीब, वही हसन फैयाद, उसने 17 अप्रैल से उसी के नेतृत्व में जो बेत हनून में जो ऑफेंसिव चला है, जिसमें एक के बाद एक घटनाएं घटी हैं, खासतौर पे 19 अप्रैल और 25 अप्रैल की 2 घटनाएं। 19 अप्रैल जब 3 महिला आईडीएफ ऑफिसर्स को इन लोगों ने घायल कर दिया था, फिर उनको जो बचाने जीप आई उस पर आरपीजी मार दी, तो उसमें एक बड़ा अफसर उनका मर गया, कम से कम 7 इजरायली सोल्जर घायल हुए। और 25 अप्रैल को जो एक और घटना घटी, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें एक इनकी अंडर कवर यूनिट इन्वॉल्व थी, और जिसका नाम भी यमास है, उसका YAMS है, ये हमास है। उस बनी ही थी इसलिए कि वो सिविलियन क्लोथ्स में हमास को क्लोन करके और हमास के खिलाफ अटैक करेगी, और वो बड़ी टॉप उनकी अंडर कवर यूनिट थी। 1990-1991 में जब हमास बना था, उसके तुरंत बाद ही ये बन गई थी। इन लोगों ने कुछ एंटिसिपेट किया था कि इस तरह से हमास उभरेगा, और ये जो अंडर कवर यूनिट है ये हमास को टैकल करेगी और भी काम करेगी। तो इनकी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिट थी। इसके 2 लोगों को कुत्ते की तरह मारा है हमास ने 25 अप्रैल को। बहुत ही, मतलब आप कहिए कि जो एक क्रांतिकारी क्रूरता होती है, एक प्रति क्रांतिकारी क्रूरता होती है, मैं मार्क्सिस्ट लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। एक काउंटर रेवोल्यूशनरी होता है मतलब ये क्रूएल्टी, और एक रेवोल्यूशनरी क्रूएल्टी होती है। तो वो दोनों जरूरी होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसमें जो हमास ने जो वो दिखाया, एंटी टैंक मिसाइल मार दी। एंटी टैंक मिसाइल आप सोचिए, उस पर कच्चे उड़ जाते हैं अगर आप किसी इंसान पे मार दीजिए। वो उन लोगों ने, अच्छा, ये जो अंडरकवर यूनिट थी, ये ऑपरेट ऐसे करती थी कि ये वर्दी में नहीं रहते हैं, ये समान कपड़ों में रहते हैं, कभी अपने कपड़े बदलते हैं, कभी वो कफाया भी ओढ़ लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। उन लोगों को चिन्हित करके उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करना। तो इसका मतलब है कि अच्छा, फिर बाद में खबर आई कि हमास ने ये, जब सीज फायर हो गया था, उस समय ये प्लानिंग बनी थी कि अब जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें हम अंडर कवर यूनिट्स को भेजेंगे, क्योंकि वो सोल्जर्स को भेज रहे हैं। तो सोल्जर्स पे तो जैसे 17 अप्रैल को पहली घटना हुई, जो कि जो उधर हुई थी, शुजैया में हुई थी। फिर शुजैया में एक और घटना अभी हुई, अल तुफे में परसों घटना हुई जिसका कल वीडियो आया। तो वो सब तो वो हैं जब जो रेगुलर सोल्जर्स यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, उनको हमास मार रहा है। अंडर कवर यूनिट को इन लोगों ने स्पेशलाइज करके इन्होंने सोचा था कि हम लंबे समय इस लड़ाई को खींचेंगे अंडर कवर यूनिट्स के माध्यम। वो अंडर कवर यूनिट के माध्यम लंबे समय छोड़ दीजिए, जो दूसरे दिन हो गए, उस दिन हमास ने पकड़ लिया। इसका मतलब हमास रेकी कर रहा था पहले से। देखिए, एक तो है जंग सामने जो हो रही है, एक जंग जो पीछे चल रही है, और जिसमें हमास के जो कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं टनल्स के, जिनको कायदे से अभी तक हमास ने उस तरह से यूज नहीं किया था एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर, कि वहां पर लुभा के लाओ, वहां मारो। तो वो भी देखिए हुआ इधर। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो 25 अप्रैल 2025 की घटना है, जिसमें इन्होंने, अभी तक इजराइल ये नहीं समझ पा रहा है कि आइडेंटिफाई कैसे कर लिया इनके लोग, क्योंकि वो लोग स्मॉल आर्म्स लेके जाते हैं, कोई ज्यादा बड़े आर्म्स में भी उनके साथ नहीं रहते, और उनकी ये यूनिट इनविंसिबल मानी जाती है। उसको हमास ने चिन्हित करके मार दिया। उसमें 2 लोग मारे गए, एक अफसर, एक सोल्जर, और कम से कम वही 7 से 8 लोग घायल हुए। बहुत बड़ी घटना है। तो ये जो 19 अप्रैल और 25 अप्रैल को बेत हनून में जो 2 घटनाएं हुई, और ये सभी हसन फैयाद की लीडरशिप में हुई, तो इनको एक लग रहा है नया यह्या सिनवार पैदा हो गया है, और उस लोग इसी तरीके से पूरा ये गढ़ने में लगे हुए हैं। अभी मोहम्मद सिनवार, यह्या सिनवार के भाई, अभी वो बाहर नहीं आए। अभी तो फिलहाल हसन फैयाद यही बाहर आए। उसके बाद, अच्छा, तो अब आप देखिए 17 अप्रैल से आज 30 अप्रैल है, करीब आपके 13 दिन हो गए। 13 दिन में कम से कम, मैं अगर गिनूं इसको पूरा, जो राफा में भी हमला किया है, मुराग एक्सेस में, सब जगह, तो इसमें करीब आप सोचिए 11 हमले हमास ने किए हैं, और कम से कम 27
इजरायली जो सैनिक है वो घायल हुए हैं और 3 उसमें जो ऑफिशियली इजराइल ने माना है 3 ने सॉरी 4 लोग उसमें मारे गए हैं और हमास कह रहा है संख्या ज्यादा है घायलों की भी और मारे जाने वाले। अब ये जो है देखिए अब यहाँ क्या होता है ना, जब ऐसी कोई चीज होती है तो हम लोग तो एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन से इंडिया में, और वहां तो जंग चल रही है लंबे समय से, तो जब ये धक्के लगते हैं किसी भी डोमिनेंट पावर, तो वो डोमिनेंट पावर भाई पहले धक्के लगते थे, बहुत धक्के लगे, बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स मारे गए, लेकिन उसमें कम से कम ये था कि आमने सामने लड़ाई हो रही। अभी आप इस फेज में जब आपने ये सोचा था कि हम अपने सोल्जर्स को कमिट नहीं करेंगे और करेंगे तो बहुत छोटे लेवल पे करेंगे, जो हमास उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा या पकड़ में उसके नहीं आएगा, और धीरे धीरे हम इसी स्ट्रेटजी से बढ़ते जाएंगे और लॉन्ग टर्म में जैसे कल जो डर्बर हैं नेतन्याहू के नए नेगोशिएटर पीस मतलब ट्रूस में, तो उन्होंने कल कहा कि 1 साल तक हमारी प्लानिंग है कि 1 साल हम इसी तरह के ऑपरेशन चलाते रहे, 1 साल पूरा, क्योंकि अगले साल इजराइल में चुनाव है 2026 में, तो उनका 1 साल का मतलब वही था मेरे ख्याल से कि 2026 में जो चुनाव है तब तक तो नेतन्याहू है, उसको कोई हटा नहीं सकता, तो हम जो है इसी तरह के ऑपरेशन हम चलाते रहेंगे। अब उन ऑपरेशन पे सवाल उठ गया। आप देखिए इधर जो हो रहा है, इजराइल फिर से सिकुड़ गया है, उसकी सारी की सारी फोर्सेस वापस चली गई हैं, मतलब ये सरहद पे चली गई हैं, और फिर से वो वही कर रहा है, ड्रोन से बॉम्बिंग, इससे बॉम्बिंग, हवाई जहाजों से बॉम्बिंग। वहां पर गाजा में इन लोगों ने कई जगह दीवालों में स्पाई कैंप छुपा रखे हैं जो ट्रेस करते हैं मूवमेंट, लेकिन ये बहुत दिनों से ये कर रहे हैं। पूरा स्पाई कैंप्स तो देखिए ये पिछले पूरे 15 महीनों में इन्होंने कई जगह स्पाई कैंप लगाए, उससे कुछ भी नहीं निकला, एक होस्टेज इनको रिकवर नहीं कर पाए ये लोग स्पाई। और कल सारा नेतन्याहू और बेंजामिन नेतन्याहू की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पता नहीं क्यों जॉइंट हो रही थी। उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि हाँ करीब 59 होस्टेजेस हैं हमास के पास, एंड आई थिंक 24 आर या अप टिल 24 आर अलाइव। तो सारा नेतन्याहू ने कहा नो नो लेस लेस, कान में कहा लेस, तो फिर उन्होंने कहा आई आल्सो सेड अप टिल 24। अब ये जो पूरा एक मामला है ये इसने तूल पकड़ लिया। कई ऐसे वहां पर बंधक हैं जो जिनके पेरेंट्स एंटी नेतन्याहू हैं, यानी एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्ट में रह चुके हैं। तो उनमें से एक माँ है, उसने कहा कि ये हमारे बच्चे से बदला लिया जा रहा है, और नेतन्याहू ने पॉलिटिकल प्रायोरिटी के हिसाब से प्रिजनर्स को बांट दिया है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन कि आप कोई, और इजराइल में खास तौर पे जहां पर क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल स्टेट है, इसलिए जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो भी बहुत फ्रेजाइल है। जो एक यूनिटी वहां बनी थी लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट जायनिस्ट में 1948 में, वो कई बार वो थ्रेटन हुई। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन भी हुआ था 1990 में, मेरे ख्याल से यित्ज़हाक रबीन का हुआ था, या मैं अगर नाम बोलता हूँ कि इसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद। तो वो जो है तो जब देखिए इस तरह की चीजें इजराइल में होती हैं और वहां पर यही हो रहा है, कोई मिनिस्टर नेतन्याहू का जा रहा है किसी सोल्जर के फ्यूनरल में तो उसको दौड़ा लिया जा रहा है। कल देखिए अल-अक्सा मस्जिद में इन्होंने शहीदों की याद में कुछ करना शुरू किया, उसमें सायरन बजने लगा तो सब लोग भाग गए, उसमें 11 लोग जो हैं बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब ये हो रहा है कि वहां करने की क्या जरूरत थी, तो उन्होंने कहा लेकिन यहाँ करने की जरूरत इसलिए क्योंकि जेरूसलम कैपिटल हमने डिक्लेयर कर दिया है, और फिलिस्तीनियों ने भी अपना अपना कैपिटल जेरूसलम डिक्लेयर किया, ईस्ट जेरूसलम। तो ये अच्छा अलग पे इतना इन लोगों ने कहते हैं रोज हम स्टॉर्म करते हैं, रोज हम जाके वहां पर ताल्मुडिक रिचुअल्स करते हैं, लेकिन आपको सच बताएं वहां अंदर ये नहीं घुस पाते, अंदर ये घुस ही नहीं पाते। अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई चीज मतलब वहां कोई रेजिस्टेंस फोर्स तो ना खड़ी है, लेकिन एक बार घुसने की कोशिश की थी तो 2021 में वो हुआ था बैटल ऑफ स्वॉर्ड्स, जो सैफ अल कुद्स हुआ था, जिसमें यहिया सिनवार भी थे, जिसमें इजरायली मारे गए थे काफी। तो वो बहुत घबराते हैं कि इस तरह से कोई एक सिचुएशन ना पैदा हो जाए कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से इस मुद्दे पे गोली चल जाए, अल-अक्सा के सवाल पे। तब इस वक्त अगर ऐसा होता है तो फिर वो बाकी अरब देशों में जो क्रांति चल रही है या जो लोग सड़क पे आ रहे हैं, उफान है, उस उफान को बल मिलेगा। और जो इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो जिहाद का कॉल इशू किया है, जिसको लेके कई जगह हथियारों की मांग हुई है,
ट्यूनीशिया में, अल्जीरिया में, मोरक्को में, उसके बाद इवन अरब कंट्रीज में इस तरह की जो चीजें हुई, इजिप्ट में बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन। जॉर्डन ने तो पूरा एक केस खोल दिया। जॉर्डन, ऐसा लग रहा है, जो जॉर्डन कह रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी इजराइल पे हमला करने की जॉर्डन से, उन पे सेडिशन लगा दिया। यानी वो जो हथियार, जो करीब 15 या 16 जो प्रो पैलेस्टीनियन वहां पर एक्टिविस्ट हैं, उन पे उन्होंने सेडिशन लगा दिया है कि ये जॉर्डन के राजा को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी। जबकि उनकी माँ, उनके सब लोग और जो भी है, वहां तो वो है, मोनार्की है। अब मोनार्की में वो लोग अपना सीक्रेट ट्रायल करते हैं, वो लोग अपना जिस तरह से करते हैं, वो कोई अकाउंटेबिलिटी उस तरह की है नहीं। फिर भी बातें जो सामने आ रही है वो बड़ी खतरनाक आ रही है कि इस अमरेश जी, मैं आपको जरा बीच में रोक रहा हूं। आपने बताया कि कई अरब मुल्कों में हथियार की मांग हो रही है फिलिस्तीन की हमदर्दी में। आपने एक चीज जो अंडर कवर यूनिट की बात बताई, जिसका नाम यमास रखा गया, वो किफाया भी गले में डाल लेते हैं, कपड़े भी फिलिस्तीनियों जैसे पहनते हैं। अब से पहले कई ऐसी वीडियो आई हैं जब वो पत्थरबाजी का दौर था, जब उस वक्त भी इजराइल की इसी किस्म की यूनिट फिलिस्तीनियों के लिबास में उनके बीच में जाती थी और खुद इजरायलियों के खिलाफ पत्थरबाजी में शामिल होती थी, और उनके जवान आसपास देखते थे, जो ज्यादा एक्टिव हैं उसे अचानक गिरफ्तार करते थे। तकरीबन इसी किस्म। वो दूसरी यूनिट थी। हाँ, वो दीवान यूनिट है वो। हाँ, उसके उसके तकरीबन उसी तरह की चीजें हमने कश्मीर में भी रिपीट होती हुई देखी हैं। यानी हाँ। इजराइल से जिस तरह से भारत सीखता है, और तकरीबन उसी तरह से ये जो आरएसएस के कुछ धार्मिक प्रोग्रामों के तहत मस्जिदों के सामने जब खड़े होकर पत्थरबाजी का इल्जाम लगाते हैं, तो वो टोपी उड़ा दी जाती है, वो खुद टोपी ओढ़ करके और पत्थर फेंकते हैं। तो ये एक लंबा सिलसिला है, एक दूसरे से सीख करके और मुसलमानों को परेशान करने का। ये अलग अलग तरीके से हमने देखा। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि नेतन्याहू अंदर से, एक कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, कुछ लोगों का अंदाज है कि नेतन्याहू खुद बीमार चल रहे हैं। सारा जो उनकी वाइफ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई, उसका भी आपने जिक्र किया। तो और कई मिनिस्टर और बड़े जिम्मेदारान जंग को जल्दी से जल्दी बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि जंग बंद होनी चाहिए। ऐसी हालत में कितने दिन और खींच पाएंगे इस जंग को नेतन्याहू? देखिए, मुझे लगता है कि नेतन्याहू का मकसद तो अगले साल, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियन है, वो उसी को उसकी उसकी जान इसी में, मतलब वो है कि हम तो पॉलिटिशियन उस तरह का है जो अपने को इनविंसिबल समझते हैं। यहाँ भी नमूने हैं उसके भारत में कि हमको तो कोई वो नहीं कर सकता, तो 2026 तक जो अगला चुनाव होगा हम तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और हम जीतेंगे और ये सब। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि नेतन्याहू वाकई इस समय एक हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक जुडिशियल इश्यूज, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं, उसको लेके मामला और गंभीर होता चला जा रहा है। शिन बेत के चीफ को रिजाइन करने के बाद, शिन बेत के चीफ ने एक बार रिजाइन किया, उन्होंने नेतन्याहू ने रेजिग्नेशन ऑर्डर किया अप्रैल में, उन्होंने नहीं किया, कोर्ट ने उनको स्टे दिया। फिर अभी उन्होंने कहा कि हम रिजाइन कर देंगे 15 जून को। अब ये भी अजीब सी बात है, अभी कह रहे हैं 15 जून को मैं रिजाइन करूंगा। उसके बाद उस शाम को ही नेतन्याहू कहा गया कि नहीं रिजाइन मत करिए। अब आप ये बताइए कि ये क्या हुआ? ये असल में कहीं ना कहीं नेतन्याहू सिविल अपराइजिंग या मिलिट्री के भी एक सेक्शन के साथ मिलकर अपराइजिंग की बात कर रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है कि 70% इजरायलीज आर इन फेवर ऑफ अ डील, कि भाई बिजनेस को वापस लाओ, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। 70%, ये बहुत बड़ी संख्या। अच्छा, लिक्विड पार्टी में, नेतन्याहू की अपनी पार्टी में, यानी राइट विंगर्स में, उसमें भी 50% जो एमपीज हैं वो चाहते हैं कि डील हो जाए। अब जब ये देखिए एक माहौल है और ये एक प्रेशर है, और इजराइल में एक जो इस तरह का जब प्रेशर बनता है और जो फॉल्ट लाइंस जो इजरायली सोसाइटी की बाहर आती हैं, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल स्टेट है, तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी तरह की सिविल अनरेस्ट को रोकना। और अभी तो आप देखिए कुछ नहीं हुआ। अभी तो ईडैन अलेक्जेंडर वाला जो मसला है, जो अमेरिकन इजरायली सिटीजन, जिसको हमास ने जिसका वीडियो जारी किया था एक हफ्ता पहले, और उसके बाद वो गायब हो गया, और हमास ने कहा कि इजरायली बॉम्बिंग में उससे हमारा संपर्क टूट गया।
और उसको जो एक बॉडीगार्ड उसको गार्ड कर रहा था उसकी लाश मिली है। तो अब वो पता, अब इसको लेके जो ट्रंप ने एडम बोहलर को आगे कर दिया, जिसको इजराइल ने पीछे कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि हमास के सर पे सींग नहीं है। ये जो सारी बातें हुई हैं, और फिर ट्रंप का भी एक ये बन रहा है कि हमास के साथ सीधी बातचीत हम करेंगे, उसने वो पहले भी इंडिकेट कर चुका है। तो हमारी खबर है कि 2 हफ्ते का टाइम नेतन्याहू को दिया है। 2 हफ्ते का टाइम, अब पता नहीं कब से शुरू होता है वो 2 हफ्ता, लेकिन 2 हफ्ते का टाइम समझ लीजिए मिड मई तक, क्योंकि ट्रंप सऊदी अरेबिया का दौरा करने वाला है मिड में, मई 15 से मई 20 के बीच। मोस्ट प्रॉब्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और शायद यूएई या जॉर्डन, यूएई तो नहीं जाएगा, जॉर्डन शायद जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया कंफर्म्ड है, सऊदी अरेबिया कंफर्म्ड है। तो ट्रंप फिर वही अपना प्रेशर डाल रहा है, जैसे पहले उसने डाला था कि हम जब शपथ लेंगे उसके पहले सीज फायर करो। तो ट्रंप वही प्रेशर डाल रहा है कि मैं जब आऊं तो सीज फायर होनी चाहिए। अब की बार सीज फायर होता है तो फिर हमास परमानेंट सीज फायर पे अड़ा हुआ है, कह रहा है कि अब हम इस तरह का पार्शल नहीं करेंगे। एक बीच में प्रपोजल आया था 5 साल का, हम एक 5 साल की वो कर लें कि 5 साल कोई जंग नहीं होगी, उसको इजराइल ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। इजराइल की इंसिस्टेंस है कि हमास डिसआर्म वो हो नहीं रहा, बल्कि डिसआर्ममेंट की बात जब से शुरू हुई तब से उसने और मारना शुरू कर दिया। और उस पर पूरी जनता का समर्थन है कि भाई रेजिस्टेंस ही हमारी लास्ट लाइन है डिफेंस की, अगर यही खत्म हो जाएगी तो फिर बात ही खत्म। तो हथियारों को तो वो डालेगा नहीं, हथियारों को वो डालेगा नहीं। वहां से हिजबुल्लाह के नईम कासिम साहब ने भी कह दिया कि हम पे भी प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन हथियार हम कभी नहीं डालेंगे, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए। तो हथियार, तो ये जो पूरी बात है, इसमें नेतन्याहू को झुकना है। तो आ रहा है, उसके पहले नेतन्याहू को कोई ना कोई सीज फायर दिखाना है और उसको करना। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके बारे में ट्रंप का बयान आया था कि आई आस्क्ड नेतन्याहू टू बी काइंड टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन, इस तरह की भाषा थी उसकी। तो वो तो खैर, तो इसलिए नेतन्याहू को जो 3000 ट्रक्स खड़ी हैं बॉर्डर पे अंदर आने के लिए, 3000 ह्यूमैनिटेरियन एड से भरी हुई, और उससे बहुत सारी जो हेल्थ क्राइसिस है, मेडिकल क्राइसिस है, स्टारवेशन है, तो ये सारी चीजें हैं, ये जो गाजा में है वो उससे हल हो सकती है। तो वो देखिए नेतन्याहू की, देखिए ये हार हो गई। ये जो देखिए जब जब ये होता है, नेतन्याहू बमबारी तेज करता है, हमास चुप रहता है, चुप रहता है, चुप रहता है, फिर एक हमला कर देता है और एक सीरीज में हमला करता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यही उसने जो 19 जनवरी 2025 को संधि हुई थी, उसके पहले जो 1.5 महीने बड़ी खतरनाक लड़ाई नॉर्थ गाजा में चली थी, क्योंकि जिससे अलग नरसंहार हुआ था, 5000 फिलिस्तीनी सिविलियन मारे गए थे, बहुत ही ज्यादा बुरे हाल थे। इस आज से तो मतलब अभी जो स्थिति हो तो बहुत उस स्थिति से बेहतर है, हालांकि आज भी खराब है, लेकिन उस स्थिति में हमास ने एक के बाद एक 17 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक ऑपरेशंस की। तो रोज कितने इजरायली मारे गए, कभी चाकू से मारते थे, कभी कुल्हाड़ी से मारते थे, कभी गोली से मारते थे, कभी रॉकेट से मारते थे, कभी जो जिस तरह से चाहा उस तरह से मारा। और उसके बाद इजराइल, तो ये अब इस बार तो अपना उन्होंने बहुत हल्का सा दिखाया है कि करीब 11 हमले किए हैं, उसमें से इजरायली 4 इजरायली मारे गए, कई घायल हैं। तो ये देखिए, जो मेरे ख्याल से ट्रंप के आने के पहले यहाँ पर सीज फायर हो जाएगा। अच्छा, तकरीबन 600 दिन होने को आ रहे हैं जंग शुरू हुए। इस 600 दिन में एक भी ट्रक या एक भी शिपमेंट हथियारों का कहीं हमास के लिए आता हुआ नजर नहीं आया, दुनिया ने कहीं नहीं देखा। और इजराइल को दुनिया भर से हथियार, भारत से भी, अमेरिका से भी, और कहां से मुसलसल हथियार आ रहे हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जो हमास मुसलसल जंग लड़ रहा है और थक के नहीं बैठ रहा है, इतनी बमबारी के बावजूद, इतनी तबाही के बावजूद? देखिए, यहिया सिनवार ने कहा था 7 अक्टूबर के पहले कि 10 साल हम 10 साल के लिए तैयार हैं, आने वाले 10 साल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हथियार, रसद, पानी, सारी चीजें उन्होंने 10 साल के लिए तैयार कर दी। और मैं आपको एक चौंका देने वाली बात बताऊं, बहुत लोगों को नहीं पता होगी, कि वहां के फाइटर्स 20-25 हजार, उससे भी ज्यादा बाकी फैक्शंस को मिला लीजिए, वो लोग तो रोज वहां खाना खा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, जैसे भी, मतलब कम ही सही, लेकिन वो अपना खाना गाजन्स को क्योंकि हमास इस समय ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमास के हाथ में,
तो जो उनके सूप किचन्स चल रहे हैं, जो वो खाना अपना कर रहे हैं, जो मर्चेंट्स, अभी देखिए खबर आई थी कि 527% जो है ये गाजा में 50 ऐसे मर्चेंट्स चिन्हित किए गए बनिया, जिन्होंने 527% फूड प्राइसेस बढ़ा दी थी। उनको हमास ने सजा दी 8 से 10 लोगों को, उसके बाद वो भी कंट्रोल में आए। ये जो पूरी देखिए, जो पूरी एक इंटरनल एक पुलिसिंग है वो हमास कर रहा है, और जो टनल में है, तो अब ये टनल्स का जो पूरा खेल है, इसमें भी इजराइल डर रहा है कि अब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो वो टनल्स को बेस बना के, जब अभी तो वो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, तभी देखिए इसको यहिया सिनवार की एक नॉवल है रोजेस एंड कार्नेशंस, जो उनकी एक नॉवल है। वो नॉवल क्या है, वो एक तरह का पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपने आइडियाज और बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। उसमें भी ये बात है कि कोई भी अभी तक एक्सटर्नल सीजेस हुई हैं कि जो हमलावर ताकतें हैं वो एक शहर को घेरती हैं। पहले होता था, अब तो मॉडर्न वॉरफेयर में वो नहीं है। जैसे पहले मेडिवल एरा में किले को घेर लिया, परसों जैसे गोलकुंडा के किले को औरंगजेब ने घेरा, 3 महीना चला, 4 महीना चला, वो पूरा रसद पानी काट दी। तो उस तरह की चीज को यहिया सिनवार ने किया था कि इजराइल ऐसा कर सकता है, और ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या स्टॉक है। तो वहां पर ये बात सामने आई थी कि वो करीब 10 साल के लिए वो लोग तैयार, मतलब 2033 2035। इजराइल उतना तैयार नहीं, सीधी बात। ये तो बहुत ही बड़ी तैयारी है। 10 साल हाँ। बहुत होते हैं, और इजराइल ने इतने दिन जंग खींच ली, इस पर ही लोग ताज्जुब कर रहे हैं। कभी इजराइल इतनी लंबी जंग कभी नहीं लड़ा है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं इस पूरे इलाके की सियासत पर। ईरान और अमेरिका के बीच में जो अब तक बातचीत हुई है, उस पर क्या असर नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस बार अमेरिकन जो है वो सीरियस नजर आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिविटी उनके बातचीत में है, और सेटिस्फाइड लफ्ज इस्तेमाल किया है तीसरे राउंड के आखिर में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। इसके नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए क्या मानी है जब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं? मानी तो यही है, इजराइल तो चाहता नहीं था कि इस तरह की बात हो। इजराइल को तो लीबियन मॉडल चाहिए था कि मतलब वहां जाके और सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा और सबके सामने होगा। अमेरिका उस चीज को नहीं मान रहा है। विटकॉफ ने कहा कि नहीं, लीबियन मॉडल नहीं होगा, बल्कि ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट करने दिया जाएगा एक लेवल तक, जो जो पहले भी था। ओबामा मतलब ओबामा से जो डील हुई थी उसमें भी था। अब नेतन्याहू का देखिए ऑब्सेशन है। अभी वो फिर बोला, उसने कहा कि देखिए सीरिया में जब हो रहा था तो ईरान ने अपनी एयरबोर्न डिवीजन भेजी थी, फिर हमने अपने जहाज भेजे, तो ये था कि ईरान और हम में युद्ध हो जाएगा, तो ईरान पीछे हट गया। अब ईरान को बिना हटा, अब वो एक ऑब्सेशन यही है कि ईरान को बिना हटाए हम हमास को नहीं हरा सकते। ये उनका एक 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 थिंकिंग बन गई है। हमास को नहीं हरा सकते, हिजबुल्लाह को नहीं हरा सकते। हालांकि उसका काउंटर नैरेटिव एक अपना स्मूथरिच वगैरह चलाते हैं कि देखिए हमने हमास को कंटेन कर लिया, हमने हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया, सीरिया को गिरा दिया, तो ये सब हमारे अचीवमेंट्स। लेकिन उन अचीवमेंट्स को नेतन्याहू नहीं मानता है। वो अचीवमेंट्स में वो कहता है कि ईरान जो है, जब तक ईरान का विकेट नहीं गिरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, ईरान में पिछले 3 दिनों में देखिए बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं। वो जो शाहिद रजई पोर्ट है वहां पर आग लगी, फिर उसके बाद मंडे को एक हादसा हुआ, ट्यूसडे को एक और हादसा हुआ, और करीब 70 से 73 लोग वहां पर मारे गए हैं, और करीब 1000 से ऊपर इंजर्ड है। और ये भी बड़े, अब इसमें भी देखिए ये सबोटाज की जो चीज है वो रूल आउट नहीं की जा सकती। अगर सबोटाज की कोई चीज निकली तो हो सकता है ईरान सीधे, देखिए ट्रू प्रॉमिस 3 बचा हुआ है, तो ये भी हो सकता है। फिर तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर कोई इस ईरान की सरकार ने अभी तक इजराइल पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन एक मेंबर पार्लियामेंट ने इस तरह का बयान दिया है, ईरान ने भी। अच्छा, आपने वो वीडियो देखी होंगी, बेन गुविर अमेरिका के दौरे पर हैं पिछले कई दिन से, और वहां से बार बार ऐसी वीडियोज आ रही हैं जहां पब्लिकली उनको घेर लिया जाता है, बुचर हैं आप, कातिल हैं, बच्चों के कातिल हैं, और वो जवाबी तौर पर मतलब अपने बहस करता है बाकायदा उनसे, और उसके सिक्योरिटी वाले घेर लेते हैं। ये वीडियो देख करके आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अमेरिका में वो बड़ी तब्दीली आने वाली है
जहां इजराइल लॉबी जो अब तक हर जगह को कंट्रोल करती है वो कहीं वाकई कमजोर होती नजर आ रही है क्या? नहीं, इजराइल लॉबी तो कमजोर हो गई है अमेरिका में, उसमें तो अब कोई दो राय रही नहीं। हार्वर्ड, जब से हार्वर्ड ने ट्रंप ने जो, देखिए दो बातें जो ट्रंप ने कही वो उससे उसको पीछे हटना पड़ा। एक तो महमूद खलील वाला जो मामला, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो कि पैलेस्टीनियन है और अमेरिकन सिटीजन भी है, उसको एक्सपेल करने की बात थी, उस पर रोक लग गई, कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद ये बात थी कि हार्वर्ड और तमाम यूनिवर्सिटीज में ये भेजा जाए कि प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट ना हो। वहां पर उनकी ग्रेजुएट सेरेमनी में जो वहां पर जो सर्टिफिकेट देता है वो बकायदा वो जो पहनते हैं पूरा, जो उनका इंडिया में भी उस तरह का रिवाज था पहले, तो वो जो पहनते वो वही प्रो पैलेस्टाइन इवेंट बन गया, वहीं पर शुरू हो गया और सारे टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। फिर हार्वर्ड ने मना भी कर दिया कि हमें तुम्हारे नहीं चाहिए बिलियन, हमारे पास बहुत है, हम अपने एक्स स्टूडेंट से रेस कर लेंगे। तो ट्रंप का जो वो प्लान था, जो एक कि प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट अमेरिका में दबाना, वो फेल हो गया। वो बेन गिवर के यात्रा में दिख गया, क्योंकि बेन गिवर की यात्रा में जो जूस थे, जो जूस अगेंस्ट जायनिज्म, एक बड़ा संगठन है वहां पर अमेरिका में, जूस अगेंस्ट जायनिज्म। तो जूस अगेंस्ट जायनिज्म वही लोग फोरफ्रंट पे थे जो बेन गिवर को घेर रहे थे। उसमें जो व्हाइट अमेरिकन प्रो पैलेस्टीनियंस थे वो तो थे ही, लेकिन जूस अगेंस्ट जायनिज्म भी थे, वो ज्यादा थे, वो फोरफ्रंट पे थे, और इसीलिए इतनी हीटेड बातचीत हुई दोनों में। और बॉडीगार्ड भी इसीलिए देखिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि वो सब इजरायली सिटीजन भी होंगे। भाई इजराइल की तो डुअल सिटीजनशिप वहां अलाउड है, तो अमेरिकन इजरायलीज बहुत हैं जो कुछ अमेरिका में रहते हैं, इजराइल में रहते हैं। तो अब ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है वो, अच्छा एक चीज आपको और बताएं, जो इंटरनेशनल क्लाइमेट है ये कितना हॉस्टाइल हो गया है इजराइल के। अभी जापान में देखने को मिला, जापान में ये हालत है कि आईडीएफ का कोई रिटायर्ड, आईडीएफ के सोल्जर छुट्टी मनाने पूरी दुनिया में जानते हैं सब, और काफी इस पे बवाल हुआ था। सिंगापुर, वहां पर थाईलैंड में ये लोग मारे गए थे, सिंगापुर में मारे गए थे, लैटिन अमेरिका के कई देशों में मारे गए थे। अभी जापान में ये हो गया है कि कोई सामान्य टूरिस्ट भी जाता है, और जापान इज अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इजराइल, बिकॉज इजराइल के पास पैसा तो है, तो वो अपना जाके वहां पर अपना, मतलब जापान एक महंगी जगह, अच्छी जगह, खूबसूरत जगह। अब जापान के होटल में आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है कि हम किसी रेप में, किसी बच्चे की किलिंग में, किसी औरत की किलिंग में हम इन्वॉल्व नहीं थे गाजा में। अब आप बताओ, उसके बाद कमरा नहीं मिलता आपको। इस पे खबर आई तो बहुत बवाल हुआ था ये हिब्रू मीडिया में कि ये क्या है। तो अब ये देखिए, ये जो पूरी एक दुनिया क्या की जो सिविल सोसाइटी है उसका विरोध करने का अपना तरीका होता है। जो एक मान लीजिए 3 स्तर पे युद्ध होता है, एक जो युद्ध जमीन पर लड़ा जा रहा है, जैसे वियतनाम के समय देखा हमने, वियतनाम वॉर के समय एक युद्ध जो जमीन पर लड़ा जा रहा है, एक जो खुल के दुनिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक जो साइलेंट, जो सिविल सोसाइटी अपना बॉयकॉट शुरू कर देती है। जैसे अमेरिका में भी इस तरह से बहुत सारे सोल्जर्स जो वॉर से वापस आ रहे थे, उनको लोग खाना नहीं सर्व करते थे अमेरिका में, कि तुम वहां पर वियतनाम में बच्चों की किलिंग करके आ रहे हो, इस तरह से। ये जो है, ये जो प्रेशर है, ये इजराइल छोटा सा देश है, वहां ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। इजरायली वैसे भी बाहर ही रहते हैं, वो या तो आईडीएफ में वो करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं, उनके यहाँ वेकेशन, मतलब साल में कम से कम 4 से 5 महीना वो लोग बाहर रहते हैं वेकेशन। तो उसके लिए उनको चाहिए फ्रेंडली एटमोस्फियर दुनिया में, जो कि पहले था। 7 अक्टूबर के बाद अब ये जो कार्रवाई हुई, खासतौर पर बच्चों का जो कत्लेआम है, उसके बाद अब वो नहीं रही। वो कहीं भी उनको वेलकम नहीं किया जा रहा है, और हालात बहुत बदल चुके। इजरायली सरकार, इजरायली लोग, इजराइल की फौज, ये जहां भी जाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है, और खुद उनका मिनिस्टर जब जाता है तो अमेरिका में उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अच्छा, आखिर में नतीजे के तौर पर आपने 2-3 चीजें बहुत अहम कही हैं। एक तो यह कि 15 मई तक जंगबंदी होने के इम्कान है, और नेतन्याहू को ही हमास के सामने झुकना पड़ेगा। ये बहुत ही अहम बात आपने कही। और उसके अलावा जो ओवरऑल एंटी इजराइल सिनेरियो बन रहा है पूरी दुनिया में, उससे उसकी परेशानी बढ़ रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी एक केस शुरू हुआ है फिर से इजराइल के खिलाफ।
एक इजरायली कैप्टिव की मां ने अपील की है नई नस्ल को, नौजवानों को, कि वो मुल्क छोड़ करके चले जाएं। तो यहां तक बात पहुंच चुकी। अब क्या, अब कंक्लूड करते हुए कोई बिल्कुल एक सम अप करते हुए कुछ अगर ओवरऑल सिचुएशन के बारे में आप कुछ एक बार फिर कुछ बता सकें? नहीं, देखिए, सीरिया के बारे में कुछ बात नहीं हो पाई। जी। सीरिया में जो सुवेदा एरिया, जो कि देखिए सीरिया की क्या है, इजराइल जो सीरिया के जिन एरियाज में घुसा था वहां ड्रूज थे, तो इजराइल ने पहले प्रोपेगेंडा किया कि ड्रूज हमारे साथ हैं, कुछ ड्रूज लीडर्स भी सामने आए। लेकिन कल क्या हुआ, कल जनामा में जो सीरिया के आउटस्कर्ट्स में है, इजराइल का कब्जा कुनेत्रा के बड़े हिस्से पे है। इजराइल ने दारा में इजराइल की गोली भी चल चुकी है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से, यहाँ पर इजरायली सोल्जर्स घायल भी हुए थे। अब ये जो नया हुआ है, ये एचटीएस की जो फोर्सेस हैं उनमें और ड्रूज मिलिटेंट्स में ये लड़ाई हुई है, जो पिछले 3 दिन से चल रही है, अभी भी गोली चल रही है। उसमें एचटीएस, कल जो वीडियो आया था उसमें एचटीएस के कई लोग मारे गए, और आप देख सकते हैं कि उनकी लाश पे लोग खड़े हैं और उनको मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं, और एचटीएस के लोग पहली बार पिटे। तो वहां पर जो सिचुएशन है, देखिए सीरिया में, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो इजराइल जो है, वो जो सोच रहा था कि थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तारा की तरफ, इसकी तरफ, जो उसके आगे बढ़ने की कुव्वत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और सीरिया में वही हो रहा है कि जो लोकल रेजिस्टेंस है, जो जैसा ईरान ने कहा था, जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था, वो लोकल रेजिस्टेंस इमर्ज कर रहा है। दूसरी बात, लेबनान में देखिए, जो नईम कासिम साहब हैं, उनके जो स्पीचेस आ रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर लेबनान का स्टेट और लेबनान की आर्मी अगर ये नहीं कर सकती है, तो ये वो याद कर ले कि पहले जो इजराइल ने इन्वेड किया था लेबनान को, तो सन 2000 में हिजबुल्लाह ने ही, रेजिस्टेंस नहीं उसको हटाया था। और इसलिए हम फिर तैयार है। हमने अपने जो भी हमें सेटबैक लगा था, ये सारी चीजें हुई थी, वो सब अब हम उससे उबर आए हैं, और हम फिर से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए काबिल। ये एक वार्निंग है वहां के प्रेसिडेंट के लिए, वहां के प्राइम मिनिस्टर के लिए। इजराइल के खिलाफ तुम नहीं खड़े हुए तो जंग फिर होगी, और मुझे लगता है लेबनान में एक जंग और होगी। लेबनान में एक और जंग होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इस गहराई से मालूमात हर तरफ से आपने जापान की भी इंफॉर्मेशन दी। जापान में इजरायलियों को किस तरह से एक तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, होटलों में जगह नहीं मिल रही है। आपने अमेरिका में भी क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी बताया। और लेबनान, हिजबुल्लाह फिर से जंग शुरू कर सकता है इजराइल के खिलाफ, उसके भी आसार नजर आ रहे हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन एक शख्स से एक जगह जो मिली वो अमरीश मिश्रा जी ही कर सकते हैं। वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है कि हर मिनट की खबर उनके पास होती है, अपडेट रहते हैं और सब चीजों को याद रखते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके आपको नतीजा भी बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में मैं एक बार फिर बता दूं कि अमरीश मिश्रा जी के चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का भी। आप उस पर जाएं और उनकी वीडियोस तक पहुंचें, उनका चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।